हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा सभी को पता है कंपार्टमेंट और सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर 1 हमारा चल रहा था। लास्ट सेशन में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ी थी और कुछ रिएक्शंस मैंने आपको होमवर्क में भी करने को दी थी। तो यहाँ पर आज ये चैप्टर हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसके पढ़े हैं ये हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, हिमांशु और अमन, GIC बाराकोट, माइक ले लो। हेलो। कल क्यों नहीं आए बच्चे क्लास में? मैम कल सुबह से लाइट नहीं आई थी। ओके, चलिए, तो कल के सेशन में हमने डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन ले लेंगे उसका और फिर आगे पढ़ेंगे। उसको आपने अपनी सेल्फ स्टडी में तैयार करना है। ठीक है जी जी, सिट डाउन। बरोटी वाला इतनी लेट क्यों आ रहे हैं क्लास में? मैंने आपको कहा 15 पे आपको क्लास में होना चाहिए। क्या नाम है? रजत। रजत। रजत के अलावा कोई माइक नहीं पकड़ता। कितने स्टूडेंट है वहाँ? टोटल 13। यस मैम। यस, बाकी के 12 बिल्कुल भी बात नहीं करते और ऊपर से इतना लेट आ रहे हैं आप लोग क्लास में। क्यों? चलिए बैठ जाइए, डिस्टर्ब नहीं करेंगे अब क्लास को और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर और आज के नए टॉपिक्स पे बात करेंगे। लास्ट सेशन में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात की थी, जिसमें कि कुछ रिएक्शंस आपने देख ली थी। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया था, संयोजन, जहां पर आपने क्या कहा, मैम 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलेंगे और मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, तो वो हमारा संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एग्जाम्पल आपने इसका देखा। इसके बाद हमने वियोजन या डिकम्पोजिशन और अपघटन जिसे कहते हैं उस अभिक्रिया की बात की। अब ठीक कॉम्बिनेशन के विपरीत यहाँ पर अभिक्रिया होगी, जहां पर एकल पदार्थ आपका टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएगा। वो क्या है? वियोजन है, यानी कि अपघटन या फिर डिकम्पोजिशन जिसे कहा जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अमर और हिमांशु, हमने लास्ट सेशन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी थी, जहां पर हमने पढ़ा कि जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होते हैं वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देते हैं या लवणीय विलयन से विस्थापित कर देते हैं। समझ रहे हैं? जैसे कि क्या हो रहा है यहाँ पर, आप क्या देख रहे हैं, x को y के सोल्यूशन में डाला गया। ठीक है, x को क्या किया गया? y के सोल्यूशन में डाला गया। तो x क्या था? अधिक अभिक्रियाशील था। उसने क्या किया? y को उसके सोल्यूशन से हटा दिया और अपना सोल्यूशन बना लिया XZ, और y पृथक हो गई है। जिस प्रकार से क्या किया जाता है, जिंक को अगर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालेंगे, ध्यान से सुनिए, जिंक को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालेंगे, चूंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है कॉपर से, तो वो क्या कर देती है, उससे कॉपर को वहां से अलग कर दिया कि तुम हट जाओ, मैं सोल्यूशन बनाऊंगी क्योंकि मैं अधिक अभिक्रियाशील हूं। तो इस प्रकार जिंक का सोल्यूशन बन गया। ओके, अमन पेज बाद में पलटेंगे। ओके, ध्यान से सुनिए। अब ये अभिक्रियाशीलता हमें कहां से पता चल रही है कि अधिक अभिक्रियाशील है? ये हमें पता चलता है जब हम सक्रियता श्रेणी पढ़ते हैं। ओके, सक्रियता श्रेणी हमने लास्ट सेशन में देखा था। वो सक्रियता श्रेणी में क्या है, तत्वों को उनके अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा गया है। ओके, तो जो तत्व ऊपर आएगा वो अपने से नीचे आने वाले तत्वों को क्या कर देता है बच्चे? विस्थापित कर देता है। सिंपल समझो कि कोई स्ट्रॉन्गर पर्सन है, वो वीक पर्सन को उठा करके अलग कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या, किस वजह से हो रहा है? क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, यहाँ पर स्ट्रॉन्गर होने से क्या तात्पर्य है आपका? रिएक्टिविटी। जो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं वो अपने से कम अभिक्रियाशील को उसके सोल्यूशन से पृथक कर देते हैं। ओके, यही आपका क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा क्या है, जैसे आपका आयन है, आयन क्या कर रहा है? कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को विस्थापित कर रहा है। समझ रहे हैं? तो क्यों कर रहा है? क्योंकि आयन भी यहाँ पर अधिक अभिक्रियाशील है। सेम अगर आप उल्टा चलेंगे कि आयन का सल्फेट सोल्यूशन है, उसमें कॉपर को डाला जाएगा, तो तब अभिक्रिया होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया कि आयन जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो कॉपर कम अभिक्रियाशील हो गई। तो अगर अभी आप इस FeSO4 सोल्यूशन में कॉपर को डालते हैं तो तब आपकी रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी या रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है,
दूसरा हमने डबल डिस्प्लेसमेंट की बात की थी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी विस्थापन होगा और 2 बार होगा। और किस प्रकार से होगा? जो 2 कंपाउंड आपस में मिलाए जा रहे हैं अभिकारक में, उन दोनों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। आयंस क्या होते हैं? वही ऋणायन और धनायन जो आपने बोला था। इलेक्ट्रॉन को गेन करने से, ये इलेक्ट्रॉन को दान करने से आपका क्या होता है? आयन प्रोड्यूस होते हैं या डेवलप होते हैं। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। एक्स और वाई एक कंपाउंड था, दूसरा क्या था? जेड और ए था। ओके, इन दोनों को आपस में मिलाया गया। सपोज एक्स पॉजिटिव आयन बना रहा है, वाई आपका निगेटिव आयन बना रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से Z आपका यहाँ पर निगेटिव बना रहा है और A सपोज पॉजिटिव बना रहा है। ओके, तो ये क्या करेंगे? अपने तो इनके पॉजिटिव और निगेटिव थे ही, लेकिन ये आदान प्रदान एक्सचेंज करेंगे आपस में। जो X का Y निगेटिव है वो यहाँ चला जाएगा ZA के पास, और Z जो निगेटिव है वो कहाँ जाएगा? X के पास। तो क्या बन गया आपका? XZ बन गया और AY बन गया। ठीक है, या Y आप इसको लिखेंगे। तो इस प्रकार से आयंस को उन्होंने क्या किया? आपस में एक्सचेंज किया। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में आपके पास BaCl2 और Na2SO4 के बीच में रिएक्शन हो रही है। BaCl2 में Ba जो होता है आपका वो पॉजिटिव बनाता है, Cl आपका निगेटिव बनाएगा। ओके, Na2SO4 में Na आपका पॉजिटिव बनाएगा, SO4 निगेटिव में निकलता है। तो ये क्या करेंगे? जो बेरियम है वो अपना क्लोराइड जो उसका निगेटिव आयन है वो Na को दे देगा, सोडियम को। समझ रहे हैं? तो Cl कहाँ चला गया? Na के पास चला गया। SO4 कहाँ आ जाएगा? Ba के पास। तो क्या बन गया इससे? BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन गया। तो क्या हुआ? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है? अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ओके, तो ये हमने देखा था। ऑक्सीडेशन की बात की थी। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जहां पर जुड़ती है और ठीक उसके विपरीत हाइड्रोजन जहां से हटती है, उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया आपका कहा जाता है। इसके अलावा क्या बोलते हैं आप? जहां पर भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिखेगा, यानी कोई एटम आपका इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, तो वहां पर ऑक्सीडेशन होगा। इसकी अभिक्रिया भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन क्या होता है? यहाँ पर जहां पर क्या होगा? ठीक ऑक्सीडेशन के विपरीत अभिक्रिया है। समझ गए? ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन का संयोग हाइड्रोजन का वियोग, यानी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स में वृद्धि हो रही है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स में क्या हो रही है? कमी हो रही है। या आप क्या कहेंगे? किसी से ऑक्सीजन जुड़ रही है या हाइड्रोजन हट रही है, तो वहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक उसके विपरीत अपचयन कब होगा? जब आप क्या बोलेंगे? कहीं से हाइड्रोजन, कहीं पर हाइड्रोजन जुड़ रही है या फिर ऑक्सीजन हट रही है। इसके अलावा ऑक्सीकरण में आपने बोला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पर दिखेगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि दिख रही है, तो उसको भी क्या कहा जाता है? आपका रिडक्शन यानी कि अपचयन कहा जाता है। ठीक है, तो अपचयन क्या क्या हो गया? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संयोग होता है अपचयन। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन में हाइड्रोजन जुड़ रही है तो अमोनिया बन रहा है आपका, तो ये क्या है? ये अपचयन की अभिक्रिया है। ओके, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, किसी विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना भी क्या कहलाएगा? आपका अपचयन कहलाएगा। इसके अलावा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कहीं पर अगर ऑक्सीजन हट रही है, ऑक्सीजन अलग हो रही है, तो वहां पर भी क्या होता है? आपका रिडक्शन होता है। एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, यानी कि विद्युत ऋणात्मक तत्व का भी अगर कहीं पर रिमूवल हो रहा है, हट रही है, तो वो भी रिडक्शन है। सिंपली ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ रही है तो हाइड्रोजन हट रही होगी। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण, उपचयन इसी को कहा जाता है। ठीक उसके विपरीत रिडक्शन में क्या होगा आपका बच्चे? ऑक्सीजन हट रही होगी और चूंकि ऑक्सीजन हट रही है तो हाइड्रोजन वहां पर जुड़ रही होगी। इसको क्या कहा जाएगा? रिडक्शन कहा जाएगा। और आपके पास क्वेश्चन भी आता है कि रिड्यूसिंग एजेंट बताए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए। ठीक है, इसके अलावा रेडॉक्स रिएक्शन की बात की थी आपने। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स, RED, रेड यानी रिडक्शन, ओके, और ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स कि दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं वहां पे। तो क्या कहा गया? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे का क्या होगा? अपचयन होगा। एक ही अभिक्रिया में हो रहा है दोनों, तो इसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण अपचयन या उपचयन अपचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है Zn प्लस CuSO4। देखो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, तो आपको कोरिलेट करके पढ़ना है। बार बार बोल रही हूँ, ZnSO4 और CO बन जाएगा आपका। इसके अलावा CuO में क्या हो रहा है? आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। Mg प्लस O2, मैग्नीशियम यहाँ पर क्या कर रहा है?
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना रहा है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, MnO2 प्लस 4HCl। ये सारी आपकी अभिक्रियाएं हैं किसकी, रेडॉक्स रिएक्शन की। और इन्हीं अभिक्रियाओं को बैलेंस कर लेंगे तो आपको बैलेंसिंग भी आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए कुछ रिएक्शंस करा रही हूं आपको जहां पर रिड्यूसिंग एजेंट और आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताए गए हैं, वो नोट कर लेंगे। रिएक्शंस लिखी गई हैं एक साइड, ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन लिखेंगे। ये है रिड्यूसिंग एजेंट, आपके लास्ट पेपर में आया था शायद कि रिड्यूसिंग एजेंट बताइए। रिएक्शन आपको दी गई थी और उसमें आपको रिड्यूसिंग एजेंट बताने हैं। दूसरा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उपचायक और अपचायक भी जिन्हें आप कहेंगे, ठीक है। चलिए पहली रिएक्शन है आपके पास 2Na plus Cl2 gives 2NaCl। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर ना तो ऑक्सीजन जुड़ रही है ना ही हाइड्रोजन जुड़ रही है या अलग हो रही है, वो दोनों एटम्स तो यहाँ पर है ही नहीं, फिर हम कैसे बताएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो मैंने आपको एक और चीज बताई कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका रिडक्शन है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। ये दो लाइनें भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की भांति कौन कार्य कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कर रहा है। देखो आपको पता है सोडियम इलेक्ट्रॉन का दान करता है, ठीक है, कितना, एक इलेक्ट्रॉन देता है Na पॉजिटिव बनाता है, Cl एक इलेक्ट्रॉन लेता है और क्या बनाता है, नेगेटिव बनाता है, Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर Na पर चूंकि क्या कर रहा है, Na दान कर रहा है तो उस पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो दूसरे को क्या कराएगा, रिड्यूस कराएगा। तो अपने आप में क्या होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट की भांति कार्य करेगा। और दूसरा Cl यहाँ पर किसकी भांति कार्य करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भांति कार्य करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भांति कार्य करा रहा है क्योंकि वो Na से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, समझ रहे हो ना, Na को वो ऑक्सीडाइज करवा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है Na पे। दूसरा 2K plus H2 gives 2KH, यहां पर आपका पोटेशियम इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका आ जाएगा। टू Mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO। तो मैग्नीशियम आपका रिड्यूसिंग एजेंट की भांति कार्य कर रहा है और ऑक्सीजन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भांति कार्य कर रहा है। ओके, Mg आपका यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है और H2O आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। चलिए एक और रिएक्शन लिखेंगे, Fe प्लस 3CO, ये आपने बैलेंस भी की थी, आपको याद होगा। तो 2Fe प्लस 3CO2, ठीक है। यहाँ पर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की भांति कार्य करेगा, CO, और Fe2O3 आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, एक और रिएक्शन है जहां पर अमोनिया ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करा रही है। तो अमोनिया जो है आपका वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रही है, NH3, और ऑक्सीजन आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस नोट करेंगे जल्दी से। ऐसे ही कुछ और रिएक्शंस आपकी बुक में होंगी, उनकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। ऑफलाइन क्लासेस में भी आपको बताया गया है, तो उन सभी रिएक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए हैंड रेस करो, यहाँ तक समझ आ गया है तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। हाथ उठाइए, समझ आ गया है तो वेरी गुड। सुशांत, अयान, समझ आया, ठीक है। चलिए नोट कर लिया है सभी ने, हैंड रेस करो। चलिए 2 मिनट है, जल्दी से नोट करिए। बरोटी वाला माइक ले लो, कल होमवर्क में क्या दिया था मैंने,
हाँ जी रजत, जितना भी पढ़ाया था समझ में आया बरोटी वाला सभी को? चलिए, मैंने आपको रिएक्शंस दी थी, प्रेसिपिटेशन हो गया, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की बात की थी। तो एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक नाम से ही है आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, शोषण एब्जॉर्प्शन हो रही है। आप क्या कर रहे हो, किसी भी अभिक्रिया को स्टार्ट कराने से पहले उन अभिकारकों को ऊष्मा दे रहे हो, यानी गर्म कर रहे हो। जैसे आपको चाय बनानी होती है तो पहले क्या करते हो, पानी को गर्म करते हो ना, तो वो उसी प्रकार से किसी अभिक्रिया में अगर अभिकारक को या रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, शुरू कराने के लिए अगर हीट देनी पड़े, वहां पर अगर ऊष्मा का शोषण हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, तो उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाएगा। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको लेड नाइट्रेट का एग्जाम्पल दिया गया है, उसको हीट दे करके क्या करा रहे हैं, ये वियोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण हो सकता है। ठीक है, आपका इस प्रकार से 3 उत्पादों में वो टूट रही है, तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक, इसके विपरीत क्या होगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। चलो बताओ जल्दी से, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या होगा? अमन, मैंने बोला ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में अभिक्रिया का अवशोषण होगा। ठीक है, यानी अभिक्रिया को शुरू कराने से पहले अभिकारकों को आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या होगा? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में अमन, हम ऊष्मा देंगे या ऊष्मा उत्पन्न होगी, बताओ? मैम देंगे। ऊष्मा देंगे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया पूछ रही हूं मैं आपको, एक्सोथर्मिक, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, चलो बैठ जाओ। वेरी गुड बच्चे। सियानकोट में जिस लड़के का साइंस में कंपार्टमेंट है वो आगे आ जाए फर्स्ट सीट पे। राजपाल, आगे आ जाओ जल्दी से। चलिए, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या हो गई, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, यानी कि आपने सिस्टम को हीट नहीं दी है, यानी अभी आपने क्या किया, चाय बना रहे थे तो आपने पहले ऊष्मा दी, यहाँ पर ऊष्मा नहीं दे रहे हो आप, बल्कि जब अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया होने के बाद आपको ऊष्मा उत्पन्न होते हुए दिखेगी या एनर्जी किसी भी फॉर्म में वहां पर उत्पन्न हो रही है, तो उसको आपका ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे क्या होता है, जब प्राकृतिक गैस का हवा में दहन होता है, दहन का मतलब जलने की प्रक्रिया, कोई नेचुरल गैस है, जब वो जलती है तो जलने के बाद क्या होती है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये सब उत्पन्न होता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा, गर्मी भी उत्पन्न होती है। तो ये क्या है आपकी बच्चे, ये आपकी एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वो अभिक्रियाएं जिनमें आपने अभिकारकों को क्या दी, ऊष्मा दी, और तब आपका अभिक्रिया हुई। ठीक है, और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या हो गई, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ, जब प्रोडक्ट बना आपका, उसके साथ साथ क्या हुआ, ऊष्मा उत्पन्न हुई, तो उसको क्या कहा जाएगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर एक और आपका उदाहरण है, ग्लूकोज का जब दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ साथ एनर्जी, ऊर्जा आपकी प्रोड्यूस होती है, इसको भी आप ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं। ओके, केला खेड़ा हैंड रेस करिए, समझ आ रहा है तो। चलिए, वेरी गुड। तो ये आपके कुछ टॉपिक है, इनको घर में भी आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। इसके अलावा अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसे कहा जाता है, जब 2 विलयनों को मिलाया जाएगा और मिलाए जाने पर क्या होता है, श्वेत रंग का या किसी और रंग का भी आपका प्रेसिपिटेट कभी कभी बन जाता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट आता है। ठीक है, तो जो जल में अविलेय होता है, प्रेसिपिटेट होता पता क्या है, जैसे आपका चौक का पाउडर होता है ना, सेम ऐसे ही कुछ फॉर्म होता है। जब आप 2 सॉल्यूशंस को मिलाओगे तो जैसे चौक का पाउडर है, ऐसा कोई पदार्थ वहां पर फॉर्म हो रहा है, और उस पदार्थ को जब आप पानी में डालेंगे तो वो पानी में क्या होता है, अविलेय होता है, यानी वो पानी में घुलता नहीं है। तो जब भी आप 2 किन्हीं विलयनों को मिलाएंगे और मिलाए जाने पर वहां पर ऐसा कोई पदार्थ अवक्षेप बन रहा है, तो उसको आपका क्या कहा जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाएगा। जैसे वही अभिक्रिया जिसको आपने कहां पर देखा था, जल्दी से बताओ, ये अभिक्रिया कहां पे देखी थी, सियानकोट। ये अभिक्रिया कहां देखी थी आपने, गर्ल्स माइक ले लो जल्दी से। ये अभिक्रिया हमने और किस टाइप, कहां देखी थी? हाँ जी, क्या नाम है बच्चे? सपना।
सपना, सपना बताइए ये अभिक्रिया आपने कहाँ देखी थी, किसका उदाहरण है ये? मैम नहीं पता। नहीं पता क्योंकि हम क्लास में ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे हैं। किसी को भी नहीं पता? सियानकोट, राजपाल? नो मैम। चलिए सिट डाउन। तो पूछना होता है जब समझ नहीं आता है। केला खेड़ा, मुझे बताओ ये अभिक्रिया कौन सी और अभिक्रिया के प्रकार में देखा था? माइक लो जल्दी से। मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चे, क्या नाम है? रोहिणी। रोहिणी। रोहिणी ने हमें कल भी बहुत अच्छे से आंसर किया था। बताओ रोहिणी, कहाँ पढ़ाई आपने? द्विविस्थापन अभिक्रिया में। वेरी गुड, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जहां पर क्या हो रहा था, ये Na पॉजिटिव SO4 निगेटिव Ba पॉजिटिव Cl निगेटिव में टूट रहे थे और फिर आयन का क्या कर रहे थे रोहिणी आपस में? बताओ क्या कर रहे थे आयनों को आपस में? आदान प्रदान। वेरी गुड, आदान प्रदान कर रहे थे, एक्सचेंज कर रहे थे। जैसे आपको कोई शर्ट पसंद नहीं आती है तो मैंने क्या बोला था, उसको वापस जाते हैं शॉप में देने के लिए कि मुझे दूसरी शर्ट दे दो, मुझे ये नहीं चाहिए। तो उसी प्रकार से ये कंपाउंड्स आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। और चूंकि, वेरी गुड रोहिणी, सिट डाउन बच्चे, चूंकि यहाँ पर जब प्रोडक्ट बनेगा तो उस प्रोडक्ट में क्या बनेगा, अवक्षेप बनता हुआ दिखेगा आपको, तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया का प्रकार भी कहलाएगा। ठीक है ना? तो ये आपकी सारी अभिक्रियाओं के प्रकार हो गए। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन बताएगा मुझे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए बुंगीधार आंसर करेंगे। दीपांशु के अलावा कोई और आंसर करेगा? दीपांशु? गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैम उदासीनीकरण अभिक्रिया में जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करती है तो मतलब पानी और लवण बनता है। तो वेरी गुड दीपांशु, दीपांशु ने हमें बताया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अरे कुछ नहीं हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। और कौन कौन? एसिड और बेस आपस में अभिक्रिया करके अपनी जो उनकी प्रॉपर्टीज थी उनको वो उदासीन कर रहे हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जा रहा है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जा रहा है। सिंपल, आपने कुछ नहीं बोलना है। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल, यानी कि आपका एक सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा। यही उदासीनीकरण अभिक्रिया है। जैसे यहाँ पर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार है, वो अभिक्रिया करेगा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और आपका क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, जो कि एक लवण है, और साथ ही H2O जो कि जल है, वो बनेगा। तो ये क्या हो गया? ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई है। ठीक है, चलिए ये अभिक्रिया कहाँ आएगी? ये अभी सेकंड चैप्टर में भी आएगी आपके, जहां पर आप अम्ल की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, क्षार की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए होमवर्क नोट कीजिए। कोरोजन, संक्षारण के बारे में पढ़ के आएंगे। संक्षारण क्या होते हैं? तो कोई भी जो धातुएं होती हैं, ध्यान से सुनिए, धातुएं जो होती हैं वो क्या करती हैं? अपने एनवायरमेंट में या किसी भी चीज के संपर्क में आने पर जब उनकी ऊपर की सतह खराब हो जाती है तो उसको संक्षारण कहा जाता है। लोहे का संक्षारण क्या कहलाता है? जंग कहलाता है। ठीक है, लोहे पर जो संक्षारण की ऊपर की परत जमी होती है ना लोहे की, उसको जंग कहा जाता है। लोहे की सरफेस जो होती है वो खराब होने लगती है। आपके घर में या स्कूल में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो लोहे की बनी होती हैं, धीरे धीरे वो खराब होने लगते हैं। उनमें ऊपर रेडिश ब्राउन, लाल भूरे रंग की एक परत जमने लगती है। वो क्या होती है? वो जंग की परत होती है, यानी लोहे का क्या हुआ है? संक्षारण हुआ है। तो संक्षारण कई धातुओं का होता है। जैसे आपने तांबे पर देखा है, तांबे के बर्तन होंगे घरों पर, घरों में तो उनको देखेंगे, उनमें ग्रीन कलर की एक लेयर आ जाती है, हरे रंग के हो जाते हैं वो। चांदी को देखना, चांदी का कोई सामान होगा घर में, वो ब्लैकिश कलर का हो जाता है, काला सा रंग पड़ने लग जाता है उसका। ठीक है, तो वो सब क्या हो रहा है? उनका संक्षारण हो रहा है। ठीक है, और जो लोहे का संक्षारण होता है उसको क्या कहते हैं? जंग कहते हैं, या रस्टिंग भी इसको कहा जाता है। ओके, दूसरा आपका क्या है यहाँ पर? ये संक्षारण कब होता है? लोहे का सामान जब किसकी खुले में, हमारे ऑक्सीजन है ही, हम सांस ले रहे हैं यहाँ पर, तो यानी ऑक्सीजन है। इसके अलावा हमारे एनवायरमेंट में नमी भी होती है, H2O। तो पानी के संपर्क में, कोई बर्तन देखा होगा पानी के बहुत ज्यादा संपर्क में आ रहा है तो वो क्या हो जाता है? संक्षारित हो जाता है, उस पर लोहे पर क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। ठीक है ना? इसके अलावा प्रिवेंशन की जाती है, यानी
जंग लगने की प्रक्रिया को रोक तो नहीं सकते हैं पर कम कर सकते हैं, यानी पहले ही रोकथाम कर सकते हैं, प्रिवेंशन हम ले सकते हैं। अगर एक बार जंग लग गया है किसी चीज पे तो उसको फिर हम जंग लगने से बचा नहीं सकते। पहले हम क्या करते हैं, या तो पेंट कर देते हैं, सतह पर पेंट कर दिया तो अब वो सतह जो है वो ऑक्सीजन के या फिर नमी के संपर्क में नहीं आएगी, इसीलिए घर के दरवाजे हो गए, ग्रिल्स हो गए, रेलिंग्स हो गए, सब पर पेंट किया जाता है जो लोहे के होते हैं ताकि उनको संक्षारण से बचाया जा सके। और इन पर ऑयलिंग की जाती है, ऑयलिंग और ग्रीसिंग की जाती है मशीन्स पर, वो भी संक्षारण से बचाने के लिए किया जाता है। और इसके अलावा दूसरे धातु की प्लेट चढ़ा दी जाती है जिसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है, तो ये भी संक्षारण से बचाने का एक तरीका है। इसके अलावा क्या होता है, लोहे की सतह पर फॉस्फेट या अन्य रसायनों की परत चढ़ाने से हवा और नमी से सुरक्षा मिल जाती है। और गैल्वेनाइजेशन यानी गैल्वेनीकरण जो आपका है, जहां पर आप क्या कहते हैं कि लोहे को मोल्टन जिंक, पिघली हुई जिंक में आप डुबोएंगे तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ गई, अब संक्षारण किसका होगा, जिंक का होगा, लोहा आपका सेव हो जाएगा, ठीक है ना ये। और इसके अलावा एक और आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेंसिडिटी जिसे कहा जाता है, यानी विकृत गंधिता। आपने क्या देखा होगा, कई भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें तेल वगैरह रहता है, वो कुछ समय बाद खराब हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको चिप्स दिखाई दे रहे हैं तो खराब हो गए कुछ समय बाद, या आपने देखा आपके यहाँ पर नमकीन वगैरह के पैकेट होते हैं, एक बार वो खुल गया अगर तो उसके बाद कुछ समय बाद आप क्या बोलते हैं कि वो सिल जाता है, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो उसका मतलब वो एक कैसी प्रक्रिया है, एक रासायनिक प्रक्रिया वहां पर हो रही है जहां पर ऑक्सीजन क्या कर रहा है, उनके साथ अभिक्रिया कर रहा है और उनको उपचयित कर रहा है, यानी ऑक्सीजन जुड़ रही है यहाँ पर भी और उपचयन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसको विकृत गंधी या विकृत गंधिता कहा जाता है। और आपने देखा होगा कि पैकेट में आप बोलते हो कि हमने चिप्स का पैकेट लिया, इसमें तो इतनी ज्यादा गैस भरी हुई है, तो वो गैस क्या है, नाइट्रोजन गैस है। अगर वो गैस नहीं होगी तो जब भी चिप्स नमकीन कुछ पैकेट, पहले तो इनको खाना नहीं चाहिए, लेकिन आप कभी लेते हैं तो गैस को चेक करके ले, गैस है तो इसका मतलब वो सेफ होगा। अगर गैस उससे लीक हो गई है या गैस नहीं है उसमें तो वो खराब हो सकते हैं। ओके, चलिए, तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार करके आएंगे। प्रिवेंशन क्या क्या, एक तो अब किसका, नाइट्रोजन गैस का यूज मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा एयर टाइट कंटेनर्स का यूज करेंगे, ऐसे डब्बों का यूज करेंगे जिनमें इजीली ऑक्सीजन ना जा पाए। बेसिकली ऑक्सीजन ही चीजों को खराब कर रही है वहां पर। ओके, इसके अलावा रेफ्रिजरेटिंग फूड आइटम्स को क्या कर देते हैं, आप फ्रीज में रख देते हैं ना, तो बहुत सारे समय तक वो आपका प्रिवेंट उससे रह सकता है। ओके, तो ये आपका सारा हो गया इस चैप्टर में विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका एसिड, बेस और सॉल्ट, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण, ये वाला चैप्टर। इसमें होमवर्क में क्या क्या पढ़ के आएंगे, अम्ल क्षार के बारे में पढ़ के आएंगे और कुछ होमवर्क के लिए दे रही हूं आपको, ये नोट करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण भी जिसको कहा जाता है, ठीक है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ठीक है, इन दोनों के, और धावन सोडा, कॉस्टिक सोडा, इन सभी के रासायनिक सूत्र व नाम लिखिए, ठीक है। और क्या करेंगे, इनको याद करके आएंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट है आपका और इनके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, इनका रासायनिक सूत्र लिख के लाना है और रासायनिक नाम लिख के लाएंगे, ये आपका होमवर्क के लिए है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बोला, फर्स्ट चैप्टर से क्या करना है आपको, संक्षारण जो है आपका, और दूसरा विकृत गंधिता, इन दोनों को बहुत अच्छे से आप पढ़ लेंगे। आपके फर्स्ट चैप्टर का सबसे लास्ट के ये टॉपिक्स हैं। ओके, चलिए, केला खेड़ा, बच्चे समझ में आया आज जितना पढ़ा? यस मैम। सभी को समझ आया? यस मैम। ठीक है, होमवर्क में क्या क्या कहा है मैंने, रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम लिखने हैं आपको, याद भी करने हैं अच्छे से, किनके, जो साधारण लवण हैं आपके।
आपकी बुक में है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या करना है आपको, संक्षारण और विकृत गंधिता के बारे में पढ़ना है। ओके केला खेड़ा। चलिए 12 कोट हिमांशु, हिमांशु समझ आया जितना आज पढ़ा है? यस मैम। ठीक है, और होमवर्क करके आएंगे, ठीक है ना। यस मैम। और जो लास्ट सेशन का है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। और मैंने क्या कहा, सक्रियता श्रेणी है आपके बुक में, अगर वो फर्स्ट चैप्टर में आपको नहीं मिलेगी तो मेटल और नॉन मेटल्स के चैप्टर में आपको वो श्रेणी मिल जाएगी, जहां पर तत्वों को उनके सक्रियता या अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा गया है, ठीक है ना बच्चे। तो उसको याद कर लेंगे अच्छे से। चलिए सेट डाउन। दीपांशु समझ आया आपको? यस मैम। ठीक है, और करण को भी बोलेंगे पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। और आपका जितने भी संक्षारण हो गया, विकृत गंधिता हो गया, इसको बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। इसके बाद चैप्टर 2 में मैंने जो आपको दिए हैं केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम लिखने के लिए, उनको आप लोग तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा, आपके मन में कोई प्रश्न होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग उसको पूछेंगे। इसी तरह से तैयारी करते रहेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स से आप लोग पास हो जाएंगे। बहुत अच्छे बच्चे हैं सब लोग। तो थोड़ा सा आपको तैयारी करनी है, 3 से 4 घंटे निकालने हैं घर पे सेल्फ स्टडी के लिए। इजीली आपका एग्जाम जो है वो पास हो जाएगा। ओके चलिए, तो अभी तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।